ठीक रानू, रानू जुड़ गए हो आप? यस सर। देख, ये क्वेश्चन देख कैसा है। देख, अपन ने जो पहले क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या था, स्टेट चेंज नहीं हो रही थी। तो अगर स्टेट चेंज हो तो देख क्या करते। देख क्वेश्चन क्या है कि 5 ग्राम पानी है, तो तेरे पास 5 ग्राम वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको तूने मिलाया 5 ग्राम आइस में जो -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो यूज किए हुए वेरिएबल वो ये दे रखे हैं कि लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन तो शायद आपको 80 दे रखा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है वो आई थिंक आपको दे रखा है 1.5। स्पेसिफिक हीट, हमको बोला कि याद कर लो, हाँ इसलिए स्पेसिफिक दी। तो एग्जाम में दे रखा होता है। स्पेसिफिक ऑफ वाटर जो होता है वो होता है आपका 1 होता है। ठीक है, अब देख, अब ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो उनको कैसे अटेंड करते हैं इसको समझना चाहिए। अरे एक तो जिसका भी चालू है उसको देख, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देख। अब यहाँ पे रानू थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे आप एज्यूम करो। तो सपोज कर कि फाइनल टेम्परेचर टी है, तो सपोज क्या कर कि फाइनल टेम्परेचर टी है ना। अब देख, अपना जो टेम्परेचर है वो -20 से कम नहीं हो सकता और 30 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। एक बात तो पक्की है कि अपन 30 डिग्री के ऊपर नहीं जा सकते, -20 डिग्री के नीचे नहीं जा सकते। तो देख यहाँ पे भी यही किया, लेट टी बी द फाइनल टेम्परेचर। तो देख एक बात तो पक्की है कि पानी गर्म है क्योंकि 30 डिग्री पे, आइस ठंडा है -20 पे। तो एक बात तो पक्का है कि यहां से हीट निकलेगी और इसके तक हीट पहुंचेगी। तो यहाँ पे देख क्या लिखा, हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। तो देख मां हमने एज्यूम किया कि फाइनल टेम्परेचर टी है, तो ये जो पानी है कितनी हीट लूज करेगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट और इंटू क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। और जो हीट पानी ने लूज करी वो आइस गेन करेगा। तो देख, पहले तेरा जो आइस है वो -20 से कहां पे आएगा, 0 डिग्री पे। फिर 0 डिग्री पे अपन क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। फिर 0 डिग्री से कहां पे लेके जाएंगे, टी तक लेके जाएंगे। तो देख तीन प्रोसेस करी, पहले तो उसको -0 पे लेके आए, फिर आपने क्या किया, उसको मेल्ट किया, फिर आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे यहाँ पे तेरा टेम्परेचर कितना आया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपका टेम्परेचर आया -30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो रानू, क्या ये पॉसिबल है -30? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, सिंस ये चीज पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा चीज आ जाता है कि जो टेम्परेचर आता है वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वही आपका आंसर है। तो मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। तो इस सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके सर, पर सर अगर कम आता तो मतलब ये तो -30 आया, हाँ, कितना आता तो, जैसे मान ले कि तो अगर कुछ -10 आ और जाता, होता तो। जैसे मान ले -10 आ जाता, यस सर। तो फिर ये आंसर है। क्योंकि आपने जो एजम्पशन किया, अपन ने क्या एज्यूम किया कि टेम्परेचर जो है वो इन दोनों के बीच में है। तो अगर अपन ने एज्यूम किया तो वही आ जाता, तो अपना करेक्ट आ जाता आंसर। लेकिन यहाँ पे तो देख -30 आया, मतलब अपना एजम्पशन गलत था। इसका मतलब अगर ऐसा केस आता है, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका आंसर होता है। तो मतलब जो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर आता है वो दोनों टेम्परेचर्स के मतलब उस लिमिट में ही होना चाहिए, हाँ, जैसे मान ले रेंज कि में कोई होना क्वेश्चन चाहिए। आया, जैसे मान ले कि एक चीज 10 डिग्री पे, एक चीज 50 डिग्री पे, ठीक है। और मान ले कि बीच में तेरा मेल्टिंग पॉइंट है, मान ले वो है 20 डिग्री। ठीक है, एक चीज 10 डिग्री पे, एक चीज 50 डिग्री पे। मान ले तेरा मेल्टिंग पॉइंट है 20 डिग्री, है ना। अगर अपन दोनों को मिलाते हैं, अपन एज्यूम करते हैं कि फाइनल टेम्परेचर टी है, और सॉल्व करने पे मान ले वो 5 डिग्री आ रहा है, तो 5 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब तेरा आंसर 20 डिग्री है। लेकिन यही मान ले ठीक तेरा है आंसर सर। 15 डिग्री आता, तो मतलब आंसर 15 डिग्री है। ठीक है सर। ठीक है, देख अब ऐसे क्वेश्चंस मैं तुम्हें भेजूंगा तो तुम ट्राई करना, और बाकी लोग जो लेट जुड़े थोड़ा, है ना, वो एक बार रिकॉर्डिंग देखना इसकी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने क्या पढ़ाया था, है ना। अब एक सर चीज हाँ पूछो। क्वेश्चन नंबर 12 भी समझा दोगे क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 12, मैं वैसा एक क्वेश्चन करा देता हूँ गगन। पहले पहले मेरे को जो टॉपिक पढ़ाना मैं वो करा देता हूँ। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेडिएशन। तो पहले तुम समझना कि रेडिएशन का मतलब क्या होता है। पहले अपना काम क्या है, अपन पहले समझेंगे कि रेडिएशन होता क्या है, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो सब लोग। देखो, दुनिया में अगर मान लो कहीं पे कोई भी चीज है और उस टेम्परेचर का, मान लो कि उस चीज का टेम्परेचर मान लो 0 केल्विन है, तो याद रखना कि 0 केल्विन ऐसा टेम्परेचर होता है ना
0 केल्विन पे दुनिया में जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो थम जाते हैं, मतलब वो ना तो वाइब्रेट करते, ना चलते, ना रोटेट होते। तो T इक्वल टू 0 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है जब कोई भी एटम का कोई मोशन नहीं होता। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो क्या होता है, तुम ध्यान से देखना। तो अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो दुनिया में मतलब कोई भी मटेरियल हो, तो कोई भी मटेरियल किससे बना होता है, एटम्स मॉलिक्यूल से। तो ये एटम मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेट करते तो क्या होता है, आप खुद मुझे बताओ। अगर ये सारे एटम मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे तो ये सब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और जब भी दो चीजें कोलाइड करती है तो वहां से क्या निकलती है, वहां से आपकी एनर्जी निकलती है। तो अगर दुनिया में किसी भी चीज का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो मतलब एक बात तो पक्की है कि वो मटेरियल जिन एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है वो वाइब्रेट करके टकराएंगे, और जहां पे भी दो चीजें टकराती है वहां पे क्या बनती है, हीट बनती है। तो याद रखना, किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वहां से आपकी थर्मल रेडिएशन निकलती है। थर्मल रेडिएशन नाम क्यों दिया इसको, इसको नाम थर्मल रेडिएशन इसलिए दिया क्योंकि थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के कारण क्या हो रही है, आपकी ये रेडिएशंस निकल रही है। तो लिखो अपनी कॉपी में, तो लिखो अपनी कॉपी में, एनी बॉडी whose temperature is greater than 0 Kelvin emits radiation which depends on its temperature, which depends on its temperature। तो एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, क्योंकि 0 केल्विन पे तो यार आपके एटम मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते ही नहीं है, तो कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है emits radiations which depends on its temperature and are called as thermal radiations। और इन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशंस बोलते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ गर्वित, एकदम करेक्ट बात है कि अगर कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो उस बॉडी से क्या होता है, आपकी रेडिएशंस एमिट होती है। क्या होती है, रेडिएशंस एमिट होती है। लिख लो अपनी कॉपी में। आगे इसके बहुत सारे केस आते गर्वित, है ना, आगे इसके बहुत सारे केसेस है। एक बार सारे केस पढ़ ले, फिर तेरे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो लिख लो अपनी कॉपी में। जैसे मान लो कि एग्जाम में कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल रेडिएशंस, तो थर्मल रेडिएशन का मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो अंदर के जो एटम्स मॉलिक्यूल से वाइब्रेट करेंगे तो कोलाइड करेंगे, और जब भी दो चीजें कोलाइड करती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो इस बॉडी से क्या निकलेगी, थर्मल रेडिएशन। और याद रखना, ये जो थर्मल रेडिएशन होती है ना, ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आपका उतना ज्यादा थर्मल रेडिएशन निकलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो अब पढ़ो। So thermal radiation is the transfer of heat by the means of electromagnetic radiation generated by the thermal motion of particles in matter। तो अगर मान लो कि ये कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर मान लो 0 केल्विन से ज्यादा है, तो इस बॉडी के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल से वाइब्रेट करेंगे, टकराएंगे, और यहां से क्या निकलेगी, आपकी रेडिएशंस निकलेगी। और ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये किस तरीके की रेडिएशंस होती हैं, लिख लो अपनी कॉपी में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिख लो अपनी कॉपी में, खाली आगे एक लाइन और लिख लो कि थर्मल रेडिएशंस आर बेसिकली व्हाट, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और यहां पे अब तीसरी लाइन पढ़िए, वो लिखो, देखो, थर्मल रेडिएशन इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी एट एब्सोल्यूट जीरो, मतलब 0 केल्विन पे दिस मोशन इज कंप्लीटली सस्पेंडेड, मतलब 0 केल्विन पे तो कोई मोशन होता ही नहीं है, which is why a body at absolute zero emits no radiation and everything above absolute zero does। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो एक बात तो पक्की है कि रेडिएशन पक्का निकलेगा। अगर 0 से कम मतलब 0 है तो 0 पर नहीं निकलेगा, 0 से कम तो आप जा ही नहीं सकते। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ थर्मल रेडिएशन किस तरीके की वेव्स होती है, तो आपको क्या याद रखना है, किस तरीके की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और एक और वर्ड ब्रैकेट में लिख लेना, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर, तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे कि वेव्स दो तरीके की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्स क्या होता है। वैसे 9th में आया होगा
ट्रांसवर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल, पर अगर भूल गए हो तो लिख लो, थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अच्छा, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहा हूं। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अच्छा, कोई डाउट नहीं है। देखो अब तुम ध्यान से सुनो, तो एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, व्हाट हैपेंस टू एनर्जी फॉलिंग ऑन अ बॉडी, एनर्जी फॉलिंग ऑन अ बॉडी, या फिर एनर्जी की जगह ब्रैकेट में लिखना थर्मल रेडिएशंस, व्हाट हैपेंस टू थर्मल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन अ बॉडी। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई बॉडी है, जैसे सपोज करो, अब सब यहां पे ध्यान से देखना, सपोज करो कि मेरे पास कोई बॉडी है और मान लो कि इस बॉडी के ऊपर 600 जूल का थर्मल रेडिएशन पहुंच रहा है। कितना? 600 जूल का थर्मल रेडिएशन पहुंच रहा है। तो इस 600 जूल के साथ तीन चीजें हो सकती है। इसका कुछ पार्ट जो होगा वो तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ पार्ट होगा वो इस बॉडी को चीर के निकल जाएगा, उसको बोलेंगे वो ट्रांसमिट हो गया। और कुछ पार्ट ये बॉडी अपने पास रख लेगी, इसको हम बोलेंगे कि वो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। तो अगर किसी भी बॉडी के सरफेस पे थर्मल रेडिएशंस पहुंचती है तो उसके साथ तीन चीजें हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है और ट्रांसमिट हो सकता है ना? तो याद रखना, तो लिखो अपनी कॉपी में, थर्मल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन अ बॉडी can be reflected, thermal radiations falling on a body can be reflected, absorbed and transmitted। तो इस 600 जूल के तीन पार्ट हो जाएंगे। इसका एक पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना? तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी भी बॉडी पे अगर थर्मल रेडिएशंस पहुंच रही है तो उन रेडिएशन के साथ क्या हो सकता है? तो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। तुम खुद सोचो, क्या इसके अलावा और कोई चीज हो सकती है क्या? इन तीनों चीजों के अलावा मतलब आपकी जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है और ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है? अब जैसे एक क्वेश्चन का तुम आंसर करो। मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि ये कोई बॉडी है और इस पे जो एनर्जी पहुंच रही है इसका 20% पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर गया और मान लो 40% पार्ट ट्रांसमिट कर गया। तो आप मुझे बताओ कि इसका कितना पार्ट एब्जॉर्ब कर गया? सोचो, एक बॉडी पे रेडिएशंस पहुंच रही है, 20% पार्ट तो रिफ्लेक्ट होके चला गया, 40% पार्ट ट्रांसमिट होके चला गया। तो आप मुझे बताओ कितना पार्ट ये एब्जॉर्ब कर रहा है? सोचो, तो 20 40 60, तो कितना पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है? 40%। नहीं समझ में आया? गगन क्लियर हुआ? तहसीन नहीं समझ में आया तो पूछो। एक बॉडी पे जो एक बार थर्मल वापस बता रेडिएशन, दो ना क्या हो गया? सर, नहीं आया। एक बॉडी पे थर्मल रेडिएशन पहुंच रही है, 20% पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, 40% पार्ट ट्रांसमिट हो गया, तो कितना बचा? टोटल 40। परसेंट कितना होता है? 100% होता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। 40 ट्रांसमिट हो गया, 20 रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये कितना हो गया? 60। तो बचा कितना? 40। तो एब्जॉर्ब कितना होगा? 40%। अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछो। देख गगन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। सपोज करके एक बॉडी है, उस पर कोई थर्मल रेडिएशन पहुंच रही है। मैं बोलूं कि इसका 10% पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया और मैं बोलूं कि मान ले 40% पार्ट जो है वो इसका एब्जॉर्ब हो गया। तो बता ट्रांसमिट कितना पार्ट हुआ? देख 100% 50। आती है, 10 तो रिफ्लेक्ट हो गया, 40 एब्जॉर्ब हो गया, तो बचा कितना? 50%। आया समझ में कि अब भी समझ में नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनना। ए आर टी को रेशो में लिखा जाता है। रेशो का मतलब है
कि अगर मैं बोलूं जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूं कि 40% पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, तो ए को हम लिखते 40/100, तो ये कितना हो जाता है 0.4। जैसे कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ 10%, तो आर को अपन लिखेंगे 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.1। और कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ 50%, तो टी को हम लिखेंगे 50/100। तो हम ए और आर और टी को परसेंटेज में नहीं लिखते, हम रेशो में लिखते हैं। और रेशो बनाते कैसे, 100 से डिवाइड कर दो, तो टी कितना आ जाएगा देखो 0.5। और याद रखना किसी भी बॉडी के लिए ए प्लस आर प्लस टी हमेशा कितना होता है 1 होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए आर एंड टी, तो ए प्लस आर प्लस टी हमेशा कितना होता है 1 होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, ये लाइन लिख लो अपनी कॉपी में। और ए निकालते कैसे, आर निकालते कैसे, टी निकालते कैसे, इस तरीके से। तो अगर आपको परसेंटेज दे रखा है तो आप 100 से डिवाइड करके क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो। और इन तीनों को रेशो का सम क्या होता है 1 होता है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अच्छा अब एक और चीज तुम ध्यान से सुनो। अब तुम सब एक चीज ध्यान से समझना और मुझे आंसर करना। देखो, सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, और मान लो कि ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, सब तरफ से रेडिएशन एब्जॉर्ब करते ही जा रही है। तो आप मुझे बताओ इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा? क्योंकि मान लो कि कोई बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते ही जा रही है, मतलब इसको कंटिन्यूसली हीट मिलते जा रही है, मिलते जा रही है, मिलते जा रही है, तो इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? उसी तरीके से अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक बॉडी है, उससे रेडिएशन निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी दिए जा रही है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। लेकिन यही कोई बॉडी पे एनर्जी गिरते जा रही है और वो एब्जॉर्ब करते ही जा रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन तीसरा केस ध्यान से सुनना, मान लो कि कोई बॉडी है, वो जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही मान लो वो एमिट भी कर रही है। मान लो इसने 200 जूल एब्जॉर्ब करी और 200 जूल इसने एमिट भी कर दी, तो आप मुझे बताओ फिर इसके साथ क्या होगा? फिर इसका टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा ना इसका टेम्परेचर घटेगा, फिर इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना? किसी को अब इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। देखो, पहले केस में रेडिएशन आती जा रही है, आती जा रही है, तो इसके पास इकट्ठा हो जाएगा एनर्जी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरे केस में रेडिएशन निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी घटेगी, तो टेम्परेचर घट जाएगा। लेकिन तीसरा केस मैंने क्या दिया, मैंने बोला कि मान लो किसी बॉडी पे एनर्जी आ भी रही है और वो एनर्जी निकाल भी रहा है, और तो होगा क्या, और मान लो मैंने तुम्हें बोला कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। मान लो मैंने तुम्हें क्या बोला कि इस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना टेम्परेचर घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना वापस क्या हो रहा है, एमिट भी हो रहा है। आया तुम्हें समझ में? सर हाँ पूछो। लो हाँ हाँ पूछो पूछो। सर, बट जब टेम्परेचर उसमें एंटर करेगा तब तो सर जब उसमें टेम्परेचर एंटर करेगा तब के टाइम और उससे पहले के टाइम में टेम्परेचर में डिफरेंस होगा ना सर? क्योंकि पहले कांस्टेंट है, फिर हीट उसके अंदर गई, फिर गर्म होगा, फिर बाहर निकलेगी, तब गर्म ही नहीं, रहेगा। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, याद रखना। ये जो प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस है, यहां पे जो टाइम गैप होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब एक और वर्ड है, लिखो अपनी कॉपी में, एमिसिविटी। एक और वर्ड लिखो अपनी कॉपी में, एमिसिविटी। इसको डिनोट करते हैं हम ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। एमिसिविटी ई से डिनोट करते हैं। और एमिसिविटी का मतलब होता है रेशो ऑफ हीट एमिटेड बाय बॉडी। रेशो ऑफ हीट एमिटेड बाय बॉडी। ठीक है, तो अब तुम खुद मुझे बताओ, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि एक बॉडी है, उसने 200 जूल एब्जॉर्ब किया, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इसने एमिट भी कितना किया होगा, 200 जूल, तभी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। वरना टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट हो सकता है? एक बार सब थोड़ा सोचो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको,
एमिसिविटी। एमिसिविटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ हीट एमिटेड बाय बॉडी, बॉडी ने कितनी हीट एमिट करी। अब एक एग्जांपल मैंने दिया, उसको समझो। अगर किसी बॉडी ने 200 जूल की हीट ली और मैं बोल रहा हूं कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसने एमिट भी कितनी करी, 200। तो याद रखना, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो एब्जॉर्बिटी होता है वही एमिसिविटी भी होता है। मतलब जितना रेशियो वो एब्जॉर्ब करेगा उतना वो एमिट भी करेगा, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट नहीं करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे मान लो उसने एब्जॉर्ब किया 200 पर एमिट खाली 100 किया, तो 100 जूल तो इसने अपने पास रख लिया, मतलब इसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। लेकिन मैं खुद क्या बोल रहा हूं कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो याद रखना, अगर आपको किसी बॉडी का ए दे रखा है तो ई और ए करीबन करीबन क्या होता है, बराबर होता है। इस कंसेप्ट को तुम लिखो अपनी कॉपी में, ए इक्वल टू ई लिख लो। एमिसिविटी होता क्या है, रेशियो ऑफ हीट एमिटेड बाय बॉडी, लिख लो अपनी कॉपी में। फिर अपन नेक्स्ट लॉ पे आ रहे हैं। सर इसमें ए और ई का रेशियो है। ए और ई का रेशो नहीं, ए और ई बराबर है। जैसे मान ले मेघना मैं बोलूं कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, और मैं तुझे बोलूं कि इसके ऊपर सपोज कर कि 500 जूल की हीट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, और मैं बोलूं कि इसने 100 जूल रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर मैं बोलूं कि इसने 200 जूल जो है वो ट्रांसमिट कर दिया, तो बता इसने एब्जॉर्ब किया हो कितना, क्या होगा। आप बोलोगे सर 500 आया, 100 गया ऊपर, 200 गया नीचे, तो इसने एब्जॉर्ब कितना किया, 200 जूल। लेकिन मैंने साथ में एक और लाइन बोली कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी उतनी क्या करेगा, वो एमिट भी कर देगा। इसलिए जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो एमिट करेगा, ए इक्वल टू ई। सर इसमें रेशियो फिर क्यों यूज किया है वर्ड एमिसिविटी में? रेशियो वर्ड यहाँ पे देख, रेशियो मतलब इसलिए यूज किया है, जैसे मान ले कि मैं तुझे पूछूं ये वाली चीज, अब इसको समझना। जैसे मान ले मैं तुझे पूछूं कि किसी बॉडी पे एनर्जी पहुंच रही है, उसका 20% पार्ट उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। मैं पूछूं कि, मैं बोलूं कि उसका 30% पार्ट उसने ट्रांसमिट कर दिया, तो आप मुझे बताओ कि कितना परसेंट पार्ट उसने एमिट किया होगा। देख, किसी बॉडी पे एनर्जी पहुंच रही है, 20% उसने रिफ्लेक्ट कर दिया गया, 30% ट्रांसमिट कर दिया गया, तो मतलब बाकी 50% क्या किया होगा, इसने एब्जॉर्ब किया होगा। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जितना एब्जॉर्ब किया उतना इसने क्या किया होगा, वापस एमिट कर दिया होगा। तो एब्जॉर्ब का रेशो कितना आया, 50/100, तो एमिसिविटी भी कितनी आ गई, 0.5। ओके सर। नहीं देखो समझ में नहीं आया तो वापस बोल। आ गया। पक्का। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जो एनर्जी आ रही है, मान लो उसका 0.5 पार्ट हमने एब्जॉर्ब किया, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये एब्जॉर्ब कर कैसे सकता है, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब करके रख लेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब इसको वापस क्या करना पड़ेगा, एमिट भी तो करना पड़ेगा। इसलिए एब्जॉर्बिविटी और एमिसिविटी बराबर होती है। ठीक है, अच्छा अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में स्टीफन थर्मल रेडिएशन, ठीक है, इसमें लिखो स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ होता क्या, पहले पढ़ो। द रेट एट विच एनर्जी इज रेडिएटेड इज गिवन बाय स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ बेसिकली होता क्या है, द रेट एट विच एनर्जी इज रेडिएटेड इज गिवन बाय स्टीफन्स लॉ। तो मान लो कि दुनिया में कोई बॉडी है, मान लो उस बॉडी का टेम्परेचर है T, और मान लो उस बॉडी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और मान लो बॉडी का जो एमिसिविटी है वो है E। एमिसिविटी मतलब कितना पार्ट एमिट कर देगा। तो स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ एनर्जी मतलब पावर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा, जो एक कांस्टेंट है, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, E मतलब एमिसिविटी, और याद रखना E की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी, और T मतलब टेम्परेचर। लेकिन याद रखना यहां पे जो टेम्परेचर है वो किस में लेना, केल्विन में। तो देखो यहाँ पे सबका मतलब समझा रखा है। P होता है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, सिग्मा होता है स्टीफन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 5.6 इंटू 10⁻⁸। ए होता है, देखो लिखा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ई होता है एमिसिविटी 0 और 1 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस, और टी होता है आपका टेम्परेचर इन केल्विन। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो स्टीफन्स लॉ को।
ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि कोई भी बॉडी जो पावर एमिट करती है तो वो टेम्परेचर के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो पावर एमिटेड बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। इस चीज को हमेशा याद रखना, टेम्परेचर की कितनी पावर है, फोर्थ पावर है। और टेम्परेचर लेना भी कितना, टेम्परेचर हमेशा किस में लेना, केल्विन में लेना। कभी भी गलती से सेल्सियस में मत लेना। ये नीचे वाला पार्ट में तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले अपन ऊपर वाले पार्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। टेम्परेचर किस में लेना, केल्विन में लेना, है ना। और याद रखना सिग्मा कांस्टेंट है, ए मतलब सरफेस एरिया, ई मतलब एमिसिविटी, टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला, सपोज करो कि मेरे पास एक छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस है आर और जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, और मेरे पास एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस है 2r और जिसका टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, और दोनों की एमिसिविटी मैंने सेम दे रखी ई। मान लो इसने पावर एमिट किया P1, इसने पावर एमिट किया P2, तो आपको बताना है कि P1 अपॉन P2 की वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अब तुम समझना, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। पहले फॉर्मूला लिखो, सिग्मा ई A1 T1 रेस्ट टू पावर 4, नीचे लिखो सिग्मा ई A2 T2 रेस्ट टू पावर 4। अब सिग्मा सिग्मा ई तो सेम है, अब एरिया लिखो, इसका रेडियस r है, तो ये कौन सा एरिया होता है, वो होता है सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। और नीचे इसका रेडियस कितना है, दूसरे वाले का रेडियस कितना है, ध्यान से देखो 2r, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 4π2r²। ठीक है, ये तो हो गया। तो एरिया की बात कर दी। अब टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन होता है, और 127 डिग्री मतलब 400 केल्विन होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 300 रेस्ट टू पावर 4, और नीचे क्या आ जाएगा 400 रेस्ट टू पावर 4। तो 4π से 4π गया, r² से r² गया, और ध्यान से देखो 2 0 से 2 0 गया, तो ऊपर क्या बचा 3 रेस्ट टू पावर 4, और नीचे 2 2 जा 4 इंटू 4 रेस्ट टू पावर 4। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको क्या निकालना होता है, रेशो निकालना होता है। अब किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो आप पूछो प्लीज यार। गगन डाउट है तो पूछो, गार्गी डाउट है तो पूछो, आपको पूछना पड़ेगा मुझसे। कोई डाउट है किसी को, नहीं है तो अगला क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। आपको पावर का फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4। ए होता है सरफेस एरिया, ई मतलब होता है एमिसिविटी। अगर क्वेश्चन में आपको एब्जॉर्बिविटी दे रखी है तो ए और ई बराबर होते हैं, और टी किस में लेना है, केल्विन में लेना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम करो। आप क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है ये। सपोज करो कि आपके पास एक स्फीयर है, मान लो इसका रेडियस आपको दे रखा है 1 मीटर, और इसका टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, और मान लो कि इसका एमिसिविटी आपको 1 दे रखा है, और मान लो कि ये पावर एमिट कर रहा है P। तो आपको बताना है कि यहां पे एक और स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 मीटर और जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका एमिसिविटी भी 1 है। तो आपको बताना है कि ये कितना पावर एमिट कर रहा है, ये कितना पावर एमिट कर रहा है P। तो आपको बताना है P डैश कितना होगा, मतलब P डैश का आंसर आपका P के टर्म में आएगा, 4P 5P 10P। तो कैसे करोगे, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, लगाओ दिमाग सब। तो पहले P लिख लो, यहां पे कितना आएगा, सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4। सिग्मा को मत छेड़ो, ई 1 है, एरिया हो जाएगा 4π, रेडियस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 127 मतलब 400 रेस टू पावर 4। ये आ गया तुम्हारा P। फिर P डैश निकालो, सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4। सिग्मा को मत छेड़ो, ई होता है 1, ए एरिया 4π2 का स्क्वायर, और टेम्परेचर 27 मतलब 300 रेस टू पावर 4। ये आ गया आपका P डैश। आप इन दोनों का रेशो ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, और डाउट नहीं है तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं।
ओके, डाउट नहीं है तो अब एक चीज तुम ध्यान से देखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, तो एक ब्लैक बॉडी क्या होती है? तुम सबने ब्लैक होल के बारे में सुना है? ब्लैक होल क्या होता है? मतलब ब्लैक होल ऐसी जगह है जहां पे अगर लाइट भी एंटर कर जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती। तो ब्लैक बॉडी भी उसी तरीके से होती है। तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है ना, एक आइडियल ब्लैक बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी का जो ए होता है वो 1 होता है। मतलब अगर कोई ब्लैक बॉडी है, एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, मान लो, अगर मान लो कोई ब्लैक कलर की बॉडी है, अगर मान लो उस पर 200 जूल की हीट गिरती है, तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी इस 200 की 200 को क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन है क्या, अगर मैं बोलूं कि इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही एमिट होगा, तो याद रखना एक आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितनी होती है? 1 होती है। तो ब्लैक बॉडी करती क्या है? ब्लैक बॉडी के ऊपर जितनी भी एनर्जी गिरती है, ब्लैक बॉडी उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ब्लैक बॉडी को कई लोग परफेक्ट एब्जॉर्बर्स भी बोलते हैं। परफेक्ट एब्जॉर्बर्स, सारी की सारी एनर्जी ब्लैक बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए सर्दियों के टाइम पे तुम्हें कहा जाता है कि काले कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि अगर काला कलर का कपड़ा होगा तो सनलाइट की जो भी एनर्जी है वो आपका कपड़ा क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है ना। तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। इनका ए भी 1 होता है और ई भी 1 होता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी इस पे गिरेगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन मान लो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी उसको एमिट भी तो करना पड़ेगा, तो E इक्वल टू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। हाँ, इसलिए आपके घर में जो तवा होता है ना, जो आपके घर में तवा होता है खाना बनाने का, वो ब्लैक कलर का होता है जनरली। जितना तवा ब्लैक कलर का होगा उतनी वो एनर्जी को पकड़ के रखेगा। तो ब्लैक बॉडी जनरली आपकी परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, और एक आइडियल ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बिलिटी भी 1 होता है, ई भी 1 होता है। A1 क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी एनर्जी गिरेगी उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो एब्जॉर्ब करी उसको एमिट भी तो करनी पड़ेगी, तो ई भी क्या होता है? 1। तो ब्लैक बॉडी के लिए अपन स्टीफन्स लॉ कैसे लिखेंगे? सिग्मा ए, सॉरी, कैसे लिखेंगे? सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4, क्योंकि आप ई क्या लेना? आप ई को ले लेना 1। तो सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4, और टी किस में लेना? केल्विन में लेना। ठीक है, तो ये आपका होगा आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। देखो, सपोज करो कि ये आपके पास कोई बॉडी है, मान लो इसका टेम्परेचर T है, इसका सरफेस एरिया A है, और इसका एमिसिविटी E है, और मान लो सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है। तो एक तो ये बॉडी क्या करेगी? पावर रेडिएट करेगी। कौन क्या रेडिएट करेगी? सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4। लेकिन तुम खुद सोचो, इस बॉडी के आसपास जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, मतलब इस बॉडी पे थर्मल रेडिएशन आके गिरेगी भी तो सही। तो ये बॉडी क्या करेगी? पावर एब्जॉर्ब भी करेगी। तो एब्जॉर्ब कितना करेगी? सिग्मा ई ए T0 रेस टू पावर 4। तो इसके पास नेट पावर कितना है? तो नेट पावर कितना आ जाएगा? सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4 माइनस T0 रेस टू पावर 4, और T विल बी ग्रेटर देन T0। तो अगर T0 से बड़ा है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो बॉडी से हीट निकलती जाएगी कंटिन्यूसली। यही मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का कम है, तो बॉडी को ज्यादा हीट मिलेगी। और मान लो दोनों टेम्परेचर बराबर है, तो आपका नेट पावर 0 हो जाएगा, मतलब जितना आया उतना चला गया। लिख लो अपनी कॉपी में। तो जो पावर रेडिएट होगी वो कितना होगा? सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4। जो पावर एब्जॉर्ब होगी वो सिग्मा ई ए T0 रेस टू पावर 4। तो नेट कितना हो गया? सिग्मा ई ए जो रेडिएट किया माइनस जो एब्जॉर्ब किया। और ये कब? जब T ग्रेटर देन T0 है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, अच्छा कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके,
कोई डाउट नहीं है? तो अब तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो बेसिकली वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है क्या? देखो, अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई बॉडी है और मान लो कि उस बॉडी का टेम्परेचर है T, तो होता क्या है, इस बॉडी से बहुत सारी अलग अलग लाइट निकलती है। इस बॉडी से क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलती है, अलग अलग वेवलेंथ की। तो अगर तुम एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाते हो तो अपने को यह पता पड़ता है, क्या ये ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान से देखना, इस तरीके से। तो एक वेवलेंथ ऐसी होती है, एक वेवलेंथ ऐसी होती है कि उस वेवलेंथ की एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। मतलब ये जो वेवलेंथ है इसकी भी निकलेगी, ये जो वेवलेंथ है इसकी भी निकलेगी, ये जो वेवलेंथ है इसकी भी निकलेगी, लेकिन एक वेवलेंथ ऐसी होती है, उस वेवलेंथ वाली एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। और इस वेवलेंथ से हम बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। इस वेवलेंथ से क्या कर सकते हैं, हम बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। वापस समझना कि वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है क्या, तुम वापस समझना। ये सपोज करो आपके पास कोई बॉडी है और उस बॉडी का टेम्परेचर है T, तो वो बॉडी गर्म है, तो उस बॉडी से अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है। मान लो 100 नैनोमीटर निकला, 200 की निकली, 300 की निकली, 400 की निकली, 500 की निकली, 600 की निकली। तो अगर तुम एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाते हो तो अपने को पता पड़ता है कि जब जो वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी थोड़ी कम है, फिर इस वेवलेंथ की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, तो ग्राफ ऐसा बनता है। एक पीक आता है फिर वापस घटता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेवलेंथ है ना लैम्डा एम, इसकी जो एनर्जी वो सबसे ज्यादा निकल रही है। तो इस वेवलेंथ से हमको क्या पता पड़ जाता है, टेम्परेचर पता पड़ जाता है। तो लैम्डा एम बेसिकली होता है B/T। तो अगर तुम्हें मान लो दे रखा है कि किसी बॉडी से ये वाली वेवलेंथ की लाइट बहुत ज्यादा निकल रही है, तो आपको बस यहाँ पे लैम्डा एम की जगह वैल्यू पुट करनी है। बी आपका वियन्स कांस्टेंट है जो लिखा रहा हूं मैं, इससे आपको क्या पता पड़ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर पता पड़ जाएगा। तो इस तरीके को हम यूज करते हैं किसी भी स्टार का टेम्परेचर पता करने के लिए। जैसे मान लो कि दूर गगन में कोई स्टार है, उस स्टार से बहुत सारी लाइट आ रही है, तो मान लो मुझे पता पड़ा कि यार इस वेवलेंथ की लाइट तो बहुत ज्यादा आ रही है स्टार से। कौन सी? मान लो 500 नैनोमीटर की लाइट जो है बहुत ज्यादा आ रही है, तो बस यहाँ पे आप 500 नैनोमीटर पुट करो, आपको स्टार का टेम्परेचर पता पड़ जाएगा। तो तुम्हें अगर किसी स्टार का टेम्परेचर पता करना है तो तुम्हें उस स्टार तक जाने की जरूरत नहीं है। उस स्टार से जो लाइट आ रही है उस लाइट को एनालाइज करो, चेक करो कि उस लाइट में से मैक्सिमम कलर की वेवलेंथ कौन सी है। तो जो मैक्सिमम कलर की लाइट होगी बस उस लाइट की वेवलेंथ पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा, है ना। तो वियन्स लॉ है क्या, आप लिख लो अपनी कॉपी में, द रिलेशन बिटवीन द ट्रू टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इन डिग्री केल्विन एंड इट्स पीक स्पेक्ट्रल डोमिनेंट वेवलेंथ। आप ये वर्ड यूज मत करो, इट्स पीक स्पेक्ट्रल डोमिनेंट वेवलेंथ इज डिस्क्राइब्ड बाय वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लैम्डा मैक्स क्या होता है, K/T, और K की वैल्यू क्या होती है 2898 माइक्रोमीटर, या फिर तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो 2.8 इंटू 10⁻³ जो B लिखवा है ना मैंने तुम्हें, लैम्डा एम इक्वल टू B/T। तो T तो केल्विन में और B की वैल्यू क्या होती है 2.8 इंटू 10⁻³ हाँ गर्विट, डिस्टेंस की जरूरत नहीं है बेटा, स्टार से जो लाइट निकलेगी वो सीधा अर्थ तक ही तो पहुंचेगी। हाँ ये मानता हूं कि लाइट कम पहुंचेगी, फैल जाएगी, लेकिन जितनी भी लाइट पहुंचेगी अगर तू उस लाइट को भी एनालाइज करेगा ना, तेरा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, तो नेक्स्ट क्लास में एक तो हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू कर देंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैं वो पूरी यूनिट एक साथ कराता हूं, मैं आगे पीछे नहीं कराता हूं। तो केटीजी और थर्मो नेक्स्ट क्लास में अपना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जो टेस्ट मैंने भेजा था 5-6 लोगों ने सबमिशन कर दिया, 3-4 का बाकी है, तुम भी करो, है ना। तुम टेस्ट नहीं दोगे तो क्या मतलब है फिर इन सबका, छोड़ो फिर इन सबको। तो आज हम स्टीफन्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। भेज देना प्लीज।